ऐसे ही का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी और न्यूज रूम से हमारे साथी संदीप ग्रोवर जुड़ गए हैं। दोनों लोगों के साथ आज खबरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण के लिए खबरें कौन सी हैं ये देखिए आप इस ऑन द शो में। शुरुआत आज होगी, सरकार एक स्कीम लेकर आएगी। सरकार जल्द लाएगी सस्ते होम लोन की योजना। क्या योजना होगी, मौजूदा योजना से कैसे अलग होगी, इसको जानेंगे। क्यों धीमी पड़ती जा रही निर्यात की गाड़ी, लगातार 6 महीने से निर्यात टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं, क्या वजह है, ये जानेंगे। पेंशन के बोझ में दबी रेलवे, पेंशन का बोझ लगातार रेलवे पर बढ़ता जा रहा है। गुहार लगाइए कि भाई इसको कुछ कम कीजिए। क्या है इसके पीछे पूरी खबर, ये समझेंगे। सबसे छोटी कंपनियां ले रही सबसे ज्यादा कर्ज, ये बात आपको थोड़ी सी अंतर विरोध वाली दिख सकती है कि जब सबसे छोटी कंपनियां हैं तो सबसे ज्यादा कर्ज क्यों ले रही, कौन सी कंपनियां हैं, कितना कर्ज ले रही हैं, क्या इस कर्ज के मायने हैं, क्या आगे खतरे हैं, ये सब कुछ जानेंगे। खुदरा महंगाई के आंकड़ों में क्या छिपा है। खुदरा महंगाई के जितने अनुमान थे, तमाम एजेंसियों के, तमाम बैंकों के, तमाम एक्सपर्ट के, सारे अनुमान ध्वस्त। खुदरा महंगाई का आंकड़ा इन सबके ऊपर। इतनी महंगाई क्यों? उम्मीद थी, आशंका थी कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इतनी बढ़ेगी नहीं सोचा था। क्या छिपा है इस आंकड़े के अंदर, क्या ढांचागत परिवर्तन आ रहे हैं महंगाई के नंबर में, ये समझेंगे। और क्या है चीन का सबसे बड़ा संकट, ये जानेंगे आज। ये होंगी आज की हमारी दिन की सबसे बड़ी 2 खबरें। शुरुआत सस्ते लोन की खबर के साथ। शहरों में सस्ता होम लोन दिलाने के लिए सरकार जल्द योजना लेकर आ रही है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में किराए पर रहने वाले या जो अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियां होती हैं, झुग्गियां होती हैं, उनमें रहने वाले परिवारों को होम लोन के ब्याज पर छूट देने के लिए सरकार जल्द एक घोषणा कर सकती है, जिससे कि ये अपना घर ले सकें। सर, योजना तो अभी भी है, तो नई योजना इससे कैसे अलग होगी? ये प्रधानमंत्री की लाल किले से घोषणा थी, जिसका मतलब और अर्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके विस्तृत ब्यौरे सरकार की तरफ से भी जारी नहीं किए गए हैं। शहरों में गरीबों के लिए एक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चलती है। उस आवास योजना के तहत MIG और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए और मध्य और निम्न आय वर्ग के लिए मकान बनाकर तैयार करके दिए जाते हैं। वो मकान सरकार के अधिकरण बनाते हैं, या तो विकास प्राधिकरण बनाते हैं, आवास विकास के की तरफ से बनाए जाते हैं। कुछ जगह ये दूसरी एजेंसियाँ हैं वो बनाती हैं। इनके जरिए वो मकान अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा शहरों के आसपास भी कई जगह अन्य तरीके की कॉलोनियां बनाने की और मकान बनाने की भी प्रक्रिया चलती है सरकार की स्कीम के तहत। प्रधानमंत्री की घोषणा उससे कुछ फ़र्क थी, और इस घोषणा को करते हुए उन्होंने ब्यौरा तो नहीं बताया, लाल किले के भाषण में इतना ब्यौरा नहीं होता है, पर उन्होंने जो संकेत दिया उससे अंदाज लगाया जा रहा है। और जिससे हमारी बात हुई सरकार के भीतर अधिकारियों से, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं शहरों में रहने वाले, वो अपने घर का सपना देखते हैं और उनके लिए एक नई स्कीम लाई जा रही है। जो शहरों में किराए के मकानों में रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, चॉल्स में रह रहे हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, इतनी 4 कैटेगरीज में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए मकान बनाने की नई स्कीम लाई जा रही है। शुभम संकेत इस बात का है कि शायद यहाँ सरकार मकान बनाने नहीं जा रही है, बल्कि सरकार इन्हें किसी तरीके से सस्ते कर्ज की सुविधा मुहैया कराएगी बैंकों से बात करके, और वो अपनी क्षमता के हिसाब से आसपास बने हुए मकानों में से मकान खरीद सकेंगे। तो इसे 2 तरह से पढ़ा जा सकता है कि एक तो इसमें बैंक इन्वॉल्व होंगे, बैंक उन्हें सस्ता कर्ज देंगे। दूसरा, ये भी कोशिश की जा रही कि जो अफोर्डेबल हाउस बन रहे हैं उनके लिए थोड़ी डिमांड बनती हुई दिखाई दे। पर ये महत्वपूर्ण स्कीम है, इसके ब्यौरे का हमें इंतजार रहेगा। हाँ, इस तरीके की एक स्कीम पहले भी थी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। सरकार अगर आप पहली बार घर खरीदते हैं तो आपको एक सब्सिडी देती थी आपके लोन में। सर, एक और योजना का जिक्र हुआ, वो थी विश्वकर्मा योजना। ये योजना क्या है? ये दूसरी योजना थी। ये स्किल डेवलपमेंट के या स्किल से रिलेटेड कारोबारों के लिए एक दूसरी तरीके की स्कीम है। इस स्कीम में भी जो पुराने पारंपरिक स्किल्स हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ हैं या बार्बर्स हैं या बाकी जो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस स्कीम को लाने के बाद इसका भी विस्तृत ब्यौरा नहीं है। और आपको इसका को सुनकर ये भी याद आएगा कि इस तरीके की कुछ स्कीमें और भी हैं पहले। इस तरह से स्वरोजगारियों की हेल्प के लिए एक अलग से स्कीम चल रही है। एक स्कीम कोविड के दौरान आई थी जो कि रेहड़ी पटरी वाले और बाकी लोगों के लिए थी। इस स्कीम में फिगर भी करीब 13-14 हज़ार करोड़ रुपए की फिगर
फिगर की एक नंबर भी आया कि 13-14 हज़ार करोड़ रुपए दिए जाएंगे के आसपास का बजट एलोकेट किया जाएगा या फंड रखा जाएगा। 5 साल के लिए होगा कि 4 साल के लिए होगा ये पता नहीं है, लेकिन इस स्कीम में भी जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि इन स्वरोजगारियों को, ये सारे लोग स्वरोजगारी हैं बेसिकली, इनको विश्वकर्मा स्कीम के तहत स्किल कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, ऐसा प्रधानमंत्री के भाषण से हमें समझ में आया। हालांकि स्वरोजगारी हैं, इनके लिए शायद सस्ते कर्ज की एक योजना और लाई जाएगी। तो इस तरह से सरकार की बास्केट में या सरकार की पोटली में स्वरोजगारियों के लिए 2-3 अलग अलग तरीके की स्कीमें हैं और वो सारी की सारी स्कीमें बैंकों से सस्ता कर्ज दिलाने को लेकर हैं। अब बात करते हैं निर्यात के आंकड़ों पर। जुलाई के दौरान देश में वस्तु निर्यात में लगातार छठे महीने गिरावट देखने को मिली है। निर्यात करीब 16% घटकर 32.25 अरब डॉलर का रहा। वस्तु आयात में भी करीब 17% की गिरावट आई है और ये 52.92 अरब डॉलर का रहा है। इंपोर्ट में ज्यादा गिरावट की वजह से वस्तु व्यापार घाटे में कमी आई है, लेकिन एक्सपोर्ट का घटना ज्यादा बड़ी चिंता साबित हो रहा है। सर, क्यों एक्सपोर्ट लगातार टूट रहे हैं, क्या है इस आंकड़े के भीतर? निर्यात के मोर्चे पर स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। हम इसको लगातार मनी सेंट्रल में और अलग कार्यक्रमों में बता रहे हैं। जो ताज़ा आंकड़ा आया वो भारत के निर्यात में कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, यानी निर्यात में तेज गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी है, भारतीय उत्पादों की मांग नहीं दिख रही है और उसका असर हमें निर्यात में दिख रहा है। निर्यात के मोर्चे पर जो भारत का एक बड़ा निर्यात है कृषि निर्यात, वो तो बुरी तरह पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 1 साल से भारत से प्रमुख निर्यातों पर पाबंदी है। गेहूं के निर्यात पर पाबंदी है, चावल के निर्यात पर, शुगर का निर्यात भी सख्ती में है और बहुत सारे जो कृषि निर्यात के हिस्से हैं उन पर तो ऑलमोस्ट महंगाई से जूझने के कारण पाबंदी है। और दूसरा जो बड़ा हिस्सा है जहां से भारत के श्रम आधारित निर्यात हैं, कपड़ा या जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके लिए बाजार में मांग नहीं है और इस वजह से भारत का विदेशी व्यापार का मोर्चा चुनौती में घिरा हुआ है और जिसका असर हमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दिखेगा। सर, एफटीए पर इतनी चर्चा हुई, 1-2 एफडीए फाइनल भी हुए, उनका कोई असर क्यों नहीं दिख रहा निर्यात पर? निर्यात के आंकड़े में एफटीए और एक और महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि जिस तरह से भारत का आयात सिकुड़ रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत का आयात अब शुभम केवल उन क्षेत्रों पर ज़्यादा निर्भर है, खासतौर से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन क्षेत्रों पर ज़्यादा निर्भर दिख रहा है जहां सरकार पीएलआई स्कीम दे रही है। जैसे मैं ताज़ा आंकड़ा देख रहा था तो अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का हिस्सा 26 से 27% हो गया। तो भारत के प्रमुख निर्यात में वो निर्यात बचा है जहाँ पर सरकार बजट से मदद दे रही है और कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद या मोबाइल फ़ोन बना रही हैं और उनका निर्यात कर रही हैं। वो स्कीमें या वो निर्यात के क्षेत्र जो सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के हिसाब से बढ़ते थे, वहाँ मांग नहीं दिखाई दे रही। दूसरा, भारत की तरफ से बड़ा निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का या पेट्रोल डीजल का है, जो कि भारत की रिफाइनिंग के जरिए होता है। एफटीए 2 साल से फोकस में आए। शुरुआत में किसी एफटीए का बड़ा असर हमें निर्यात के आंकड़ों में नहीं दिखता। हालांकि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ कुछ एफटीए में ग्रोथ दिखाई दी है, लेकिन अभी भारत की तरफ से आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, क्योंकि जो ट्रेड का बैलेंस है या भारत से मंगाए जाने वाले सामान वहाँ से ज़्यादा है। लेकिन ये पहला 2 एफटीए सक्रिय हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमीरात का एफटीए सक्रिय है। यह माना जा रहा है कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूके के साथ एफटीए इस साल के अंत तक एडवांस स्टेज में होंगे। यूके के साथ शायद एफटीए इस साल के अंत तक हो भी जाए। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि इनका कितना असर भारत के निर्यात के आधार पर दिखाई देता है, क्योंकि भारत ने 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। राज्यों के नाकों पर टूरिस्ट गाड़ियों से वसूले जाने वाले पैसेंजर टैक्स, चेकपोस्ट टैक्स और बॉर्डर टैक्स पर केंद्र ने आपत्ति जताई है और सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों से इस तरह के टैक्स ना वसूलें, क्योंकि ये गाड़ियां पहले ही टैक्स चुका देती हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को और परिवहन सचिवों को चिट्ठी भी लिखी है। सर, क्या झगड़ा है ये नया झगड़ा शुरू हुआ है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। आपको याद होगा कि इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सीमा के ऊपर टैक्स को लेकर विवाद होते रहे। ये विवाद इस बात का है कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियां हैं, जिनमें टूरिस्ट जाते हैं, उन्हें राज्यों के सीमा पर जो चेकपोस्ट है और नाके हैं वहां रोककर उनसे पैसेंजर टैक्स वसूला जाता है। कुछ राज्य सरकारें उनसे पैसेंजर टैक्स की वसूली कर रही हैं। सरकार का मानना यह है, केंद्र सरकार का कहना यह, हालांकि जो ट्रैफिक है और सड़क परिवहन है उसका एक हिस्सा राज्य सरकारों के नियंत्रण में आता है संविधान के तहत, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस में खासतौर पर जो टूरिस्ट हैं उन पर, जो टूरिस्ट व्हीकल हैं उनके ऊपर ऑल इंडिया परमिट के आधार पर टैक्स चुकाया जा चुका होता है और इसलिए राज्य सरकारों को ये इसकी वसूली नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई राज्य सरकारें इसके बाद भी अपने यहाँ पैसेंजर टैक्स लगा रही हैं।
पेंशन के खर्चों को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने वित्त मंत्रालय से आर्थिक सहायता मांगी है। रेलवे की तरफ से पिछले हफ्ते सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 23-24 में पेंशन के भुगतान के लिए रेलवे ने वित्त मंत्रालय से आर्थिक सहायता मांगी है। हालांकि रेलवे की तरफ से यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 22-23 तक की पेंशन का भुगतान करने में वो खुद सक्षम है, यानी कि इसके आगे अब मदद करेंगे तभी पेंशन दी जाएगी। 23-24 के दौरान पेंशन पर रेलवे का खर्च बढ़कर 62,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और हर साल पेंशनर का आंकड़ा बढ़ने की वजह से इस खर्च का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सर, इतनी परेशानी? रेलवे की इस खबर का कुल मतलब यह है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति डगमगाई हुई है भीतर से। रेलवे का पेंशन, उसका बड़ा खर्चा है 65 से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च रेलवे का पेंशन पर जाता है कर्मचारियों पे, जिन पेंशन में बढ़ोतरी भी हो रही है। रेलवे के पास अपना एक स्पेशल फंड है। 2020-21 में पेंशन फंड को एक स्पेशल लोन दिया गया था। अप्रोप्रिएशन फंड में स्पेशल लोन का अप्रोप्रिएशन किया गया था। रेलवे की वित्तीय परिस्थिति इस समय ऐसी है जिसमें वर्किंग एक्सपेंसेस तेजी से बढ़े हैं। बीच में तो काफ़ी खराब स्थिति थी कोविड के दौरान, जब रेलवे अपना 1 रुपया कमाने के लिए 99 पैसे खर्च करती थी। अब वो 98% के आसपास के वर्किंग एक्सपेंसेस हैं। अभी की स्थिति में जो ताज़ी स्थिति है उसमें रेलवे के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि पेंशन फंड के खर्चों को निकालने के लिए, बाकी ज़रूरतों के लिए रेलवे के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि उसे बजट से नई सहायता मिले जो कि बोटन अकाउंट में दिखाई देगी, और दूसरा इससे पता चलेगा, स्पष्ट होगा कि क्या रेलवे फेयर और फ्रेट में कोई बढ़ोतरी करती है। फिलहाल 2 साल 3 साल से भारत में माल भाड़े में और किराए भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन अब रेलवे की वित्तीय स्थिति इस तरफ इशारा कर रही है कि रेलवे को शायद ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को कंपनी के तिमाही नतीजे घोषित हुए। नतीजों से पता चला कि कंपनी का घाटा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जून तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़कर 7,840 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी की प्रति यूज़र औसत कमाई, जिसे हम आरपू बोलते हैं, वो बढ़ा है। घाटा कम नहीं हो रहा है। जून तिमाही के दौरान कंपनी का आरपू बढ़कर 135 रुपये हो गया है। इस बीच कंपनी के प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि कामकाज चलाने के लिए कंपनी में 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। ये इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है, लेकिन कुछ ठोस पूंजी अभी तक आई नहीं है। सरकार भी इस पर परेशान है। सर, यहाँ से बात 5G की करते हैं, क्योंकि जब इतना घाटा है, लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है, नई पूंजी डालने की बात तो अभी कामकाज चलाने के लिए चल रही है, तो 5G का एक्सपेंशन क्या अभी दूर की बात है? और वोडाफोन अब गहरी मुश्किल में है। 5G का एक्सपेंशन दूर की बात है। जो 5G का लाइसेंस दिया गया था वोडाफोन को, तो उसे एक निर्धारित समय के भीतर, 1 साल के भीतर अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना था, नेटवर्क बनाना था। तो अब जब वोडाफोन के घाटे इतने ज़्यादा हैं, प्रमोटर्स पैसा डालने को तैयार नहीं है, सरकार की लाइसेंस फीस चुकाने में कंपनी को दिक्कत आ रही है, उसमें भी भुगतान टालने की बात चल रही है, ऐसी स्थिति में 5G का क्रियान्वयन तो मुश्किल में लगता है। पर इससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ये है कि जो दूरसंचार मंत्रालय है वो वोडाफोन पर जुर्माना लगा सकता है, क्योंकि वोडाफोन ने जब लाइसेंस लिया था तो उसके तहत रोल आउट के ऑब्लिगेशन से रोल आउट के कमिटमेंट किए थे। जो लाइसेंस की शर्तें हैं उस हिसाब से एयरवेव्स मिलने के बाद 1 साल के भीतर पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कंपनी को अपना नेटवर्क बनाना होता है। पर केवल ऐसा जुर्माना लगने का खतरा वोडाफोन पर ही अकेले नहीं, अडानी पर भी है, क्योंकि अडानी को भी लाइसेंस मिला था और माना जा रहा है कि अडानी समूह भी अपने परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाया है। तो अब ऐसी स्थिति में इन दोनों कंपनियों पर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली खबर इंडिगो से जुड़ी। इंडिगो एयरलाइन के सह संस्थापक राकेश गंगवाल और उनके परिवार ने एयरलाइन में अपनी 4% हिस्सेदारी बेची है। ये हिस्सा बिक्री ब्लॉक डील के जरिए की गई। 2400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की गई। इसके जरिए गंगवाल परिवार को 3370 करोड़ रुपए मिले। हिस्सा बिक्री की खबरों से बुधवार को शेयर बाजार में इंडिगो के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। 5% तक टूट गया शेयर बिक्री बाजार का जो भाव था उससे काफ़ी नीचे हुई। सोमवार को शेयर बाजार में कंपनी का शेयर 2548 रुपये पर बंद हुआ था। बुधवार को भाव 2425 रुपये का निचला स्तर छू गया था। यहाँ पर इस खबर को समझने के लिए रुख करते हैं संदीप का। संदीप, इकलौती एयरलाइंस बाजार में जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड मुनाफे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो और कंपनियां हमने देखा है कि प्रमोटर और हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। चलती एयरलाइन से गंगवाल उतर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अमूमन क्या होता है शुभम, जब हमें हवाई यात्रा करनी होती है या किसी विमान में चढ़ना तो हम टिकट बुक करते हैं। लेकिन गंगवाल इस एयरलाइन से उतरने का, यानी कि इससे बाहर होने का टिकट पहले बुक कर चुके हैं। वो टिकट बुक किया गया था फरवरी 2022 में। उन्होंने 2022 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अगले 5 साल में अपनी पूरी हिस्सेदारी
बेच देंगे। उस समय इनके पास करीब 37.5% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जो करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की थी। उसके बाद सितंबर 2022 में 3.25% और फरवरी 2023 में करीब 4% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई थी। कुल मिला के देखा जाए, दोनों बार जो हिस्सा बेचा गया है, उनके कहने के बाद या इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद करीब 30% के आसपास की हिस्सेदारी बची थी। और मैं आपको बता दूं, जब फरवरी 2022 में उन्होंने घोषणा की थी, उससे पहले 2 इंटरेस्टिंग चीजें आप जान लीजिए। पहला ये कि राहुल भाटिया, जो कि दूसरे को-फाउंडर है जिनके साथ इनका विवाद था, उन्होंने इस इस्तीफे से केवल 2 हफ्ते पहले ही एमडी का पदभार संभाला था। इससे पहले इंडिगो में एमडी का पदभार नहीं था, केवल सीईओ वो का जो पूरा मैनेजमेंट है उसको संभालते थे। और इस इस्तीफे से करीब 1.5 महीने पहले ही इन्होंने अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एओए जिसे हम बोलते हैं, उसमें बदलाव किया था, जिसमें एक प्रमोटर को बिना दूसरे के आरओएफआर यानी कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एक्सरसाइज किए बिना एग्जिट करने का विकल्प दिया था। अब इनका विवाद क्यों हुआ था और कब से चल रहा है, ये मैं आपको थोड़े बता देता हूँ। देखिए, इनका जो विवाद है वो एक्चुअली 2015 से चल रहा था, जब इन्होंने शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया था। दोनों के जो राइट्स हैं, जो बोर्ड में पोजीशंस हैं, उसको लेके विवाद चल रहा था, जिसको लेके एक एग्रीमेंट किया गया था। फिर उसके बाद में सितंबर 2015 में फिर से रिवाइज भी किया गया था। लेकिन 2018 में क्या हुआ, गंगवाल साहब ने जो पूरा इसका ऑपरेशन है एयरलाइन का, उससे बिल्कुल पूरी तरह से अपना जो हिस्सेदारी है उसे देने से मना कर दिया था। और इनफैक्ट उन्होंने कुछ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर भी कुछ कंसर्न्स रेज किए थे। इनफैक्ट 2019 में जुलाई में तो उन्होंने पीएमओ को, सेबी को, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, और वित्त मंत्रालय को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इस पूरी एयरलाइन के जो ऑपरेशंस है उसमें इंटरवीन करने की, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए भी उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद ऐसी खबरें आई कि शायद अगस्त 2019 में इन दोनों के बीच में विवाद सुलझ गया है। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में विवाद एक्चुअली सुलझ नहीं रहा था। 2019 में तो ऐसा हुआ अक्टूबर में कि ये है तो भारतीय, लेकिन आप फ्लोरिडा में रहते हैं, ये तो फ्लोरिडा में राहुल भाटिया की ओर से, जो कि दूसरे को फाउंडर हैं, उनकी ओर से इनके खिलाफ 2-3 मुकदमे किए गए। तो ये जो मामला है इनफैक्ट 2018 में 19 में इनफैक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो कि आखिरकार बाद में इस तरह निपटा कि आखिरकार गंगवाल को अपना इस्तीफा देना पड़ा 2022 में। और एक लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां पे भी इनका मामला चला था और वहां पे भी फैसला गंगवाल साहब के हक में आया था, जिसको बाद में इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाके इसको लागू करवाने के लिए कहा था। उसके बाद में दिसंबर 2021 में इन्होंने एक ईजीएम बुलाई, जिसमें इस चीज को लेकर फैसला लिया गया था। इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बदलाव किया गया, जिसमें इनके बाहर जाने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं तय किया गया। और आखिरकार 18 फरवरी 2022 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसी समय घोषणा कर दी थी उसी ईजीएम से तय हो गया था। हाँ, वहीं से उतरने का टिकट बुक हो गया था दरअसल। तो ये पूरी 18 फरवरी को इन्होंने पूरी तरह से ये अनाउंसमेंट भी कर दी और ये कहा था, उसी समय कह दिया था कि अगले 5 साल में पूरी तरह से अपनी जो हिस्सेदारी है वो धीरे धीरे करके बेच वापस हो जाएगी। तो ये पूरा मामला इंडिगो में, अगर आपको शुरू से अब तक कुछ नहीं पता था और इस खबर के बाद आपको ये जानना था कि भाई इंडिगो अचानक 5% क्यों टूट गया जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसके पीछे की पूरी कहानी ये थी। अगली खबर, देश में एमएसएमई इकाइयों में सूक्ष्म इकाइयां यानी कि जो सबसे छोटी इकाइयां होती हैं, उनके लोन लेने की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, जबकि मीडियम साइज की, जिन्हें मझोली इकाइयां कहते हैं, उनमें गिरावट आई है। रिपोर्ट में सिडबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट आई, जिसमें ट्रांस सिविल यूनियन और सिडबी वो बैंक जो इन एमएसएमईज को कर्ज देता है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट से क्या पता चला? पता चला कि मार्च तिमाही के दौरान सूक्ष्म इकाइयों के लोन की ग्रोथ 23% बढ़ी, जबकि छोटी इकाइयों के मामले में ये ग्रोथ सिर्फ 1% की थी। मीडियम में तो ग्रोथ 19% की भारी गिरावट आई थी। तो सबसे छोटी सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो मीडियम थी उनकी तो लोन की ग्रोथ में गिरावट आ गई। सर, सबसे छोटी इकाइयां सबसे ज़्यादा कर्ज क्यों ले रही हैं और ये कितना बड़ा जोखिम है? इस फिनोमेना में 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कोविड के बाद भारत की जो सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, बहुत छोटी इकाइयाँ हैं, जिनको कि आप माइक्रो यूनिट कहते हैं, जिनका कि क्रेडिट एक्सपोजर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के आसपास होता है, इनको 1 करोड़ रुपए से कम होता है, और मझोली कंपनियों में 1 से 10 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इन कंपनियों को बाजार में बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए और नई मांग जो निकल रही थी कोविड के बाद, उसकी मदद के लिए कर्ज लेना पड़ा। ये वो कंपनियाँ हैं जिनके पास वर्किंग कैपिटल बेहद सीमित होती है, जिनके भुगतान 60 से 65 दिन बाद आते हैं, और इसलिए इन्हें हमेशा पूंजी की ज़रूरत होती है। सिडबी का और ट्रांस यूनियन सिविल का यह आंकड़ा बता रहा है कि इन कंपनियों तक के पास पूंजी की ज़बरदस्त कमी थी और इसलिए इन्हें कर्ज लेना पड़ा। ये पहली चीज़ तो वजह ये है इनकी सर्वाइवल इस कर्ज के आधार पर निर्भर थी। इसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यही वो एरिया है जहाँ पर आरबीआई या बाकी बैंक्स
चिंतित हैं, क्योंकि जो मझोली कंपनियां, इसमें आप छोटी कंपनियों के साथ जो मझोली कंपनियों को भी जोड़ लें, इन कंपनियों में कर्ज के संकट के बढ़ने की आशंका ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी छोटी इकाइयाँ ऐसी होंगी या माइक्रो इकाइयाँ शुभम ऐसी होंगी जिन्होंने बैंकों से भी कर्ज नहीं लिया होगा, बल्कि एनबीएफसी से कर्ज लिया होगा, क्योंकि एनबीएफसी का बड़ा पोर्टफोलियो इन्हीं इकाइयों के बीच में होता है जिन्हें आमतौर पर बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं। और यही वो दबाव का क्षेत्र है, या यही वो फॉल्ट लाइन है, दरार है, जिस पर आने वाले समय में बैंकों की नज़र है, और जिसके बारे में बार बार आरबीआई की रिपोर्ट में भी और बैंकों के अपने इंटरनल आकलन में भी माना जा रहा है कि यहाँ से एनपीएस बढ़ सकते हैं। स्मार्टफोन बाजार में सुस्त बिक्री के बावजूद सेकेंड हैंड मोबाइल की मांग लगातार बढ़ रही है। 2022 के दौरान देश में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री 19% की ग्रोथ दर्ज की गई। 2023 की पहली छमाही में इस बाजार में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है और दूसरी छमाही में भी इसी तरीके का ट्रेंड बना रहेगा, ये उम्मीद है। सर, पुराने फ़ोन का बाजार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? भारत में आमतौर पर नए फ़ोन का बाजार था, पुराने फ़ोन की जगह रिप्लेसमेंट का बड़ा मार्केट था, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन की कीमतों में तेज़ी के बाद पुराने फ़ोन का बाजार वापस लौट रहा है। और ये रिपोर्ट भारत के पूरे मोबाइल फ़ोन बाजार में बदलाव के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी देती है। आमतौर पर भारत में लोग नए मोबाइल फ़ोन ही खरीदते हैं, लेकिन अब पुराने मोबाइल फ़ोन रिफर्बिश होकर बाज़ार में बिक रहे हैं। उसकी दो वजह है कि जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन का हिस्सा है, जहाँ 8-9 हज़ार रुपये से 10 से 15 हज़ार रुपये तक के मोबाइल फ़ोन से इनकी कीमत तेज़ी से बढ़ी है। और कीमत तेज़ी से बढ़ने के कारण जो सस्ते या एंट्री लेवल के मोबाइल फ़ोन हैं, उनके मॉडल्स की संख्या में भी कमी आई है। कंपनियों ने वहाँ सीमित मॉडल सब रखे हैं, तो वहाँ जो लोग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और उन्हें अब सस्ता और उनकी बजट के हिसाब से स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है, वो पुराने रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन्स के सहारे स्मार्टफोन नेटवर्क में वापस लौट रहे हैं। इसके बाद फिर से जो ऊपर के बड़े मोबाइल फ़ोन हैं उनमें रेंज भी बढ़ी और उनकी बिक्री भी ज़्यादा है। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो एवरेज रिफर्बिश फ़ोन का प्राइस है वो उतना ही है जितना कि कीमत बढ़ने से पहले नए स्मार्टफोन का होता था। 9 से 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये के आसपास जो रिफर्बिश्ड या जो ठीक ठाक किया गया, दोबारा स्क्रीन बदल कर बनाया गया मोबाइल फ़ोन है, वो उसी तरीके का। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो लोग 10-12 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदने की क्षमता रखते थे, उनके पास अब नए मोबाइल फ़ोन खरीदने का विकल्प बाजार में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज सबसे बड़ी खबर का रुख तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चलिए दिव्या के पास, क्योंकि दिव्या के पास आज है एक खास खबर जो सबसे बड़ी खबर से भी बड़ी है। मनी 9 की सुपर ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स ने तो खूब पसंद किया। अब बारी है iOS यूजर्स की, यानी कि जो लोग एप्पल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, अब वो भी ऐप स्टोर से मनी 9 सुपर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर आपको गेस्ट से डायरेक्ट सवाल पूछने का ऑप्शन, पॉडकास्ट, ऑडियो सर्च, फाइनेंस से जुड़ी रील्स यानी कि फील्ड्स और आपकी चॉइस के सभी शो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो या मनी सेंट्रल, सब कुछ मिल जाता है। इसी के साथ ही और भी कई फीचर्स हैं जो आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप ऐप स्टोर से मनी 9 सुपर ऐप को आज ही डाउनलोड करेंगे। और अब दिन की सबसे बड़ी खबर, महंगाई के आंकड़ों ने सरकार और रिजर्व बैंक के लिए चुनौती बढ़ा दी है। जुलाई के दौरान रिटेल महंगाई दर को लेकर जितने भी अनुमान बाजार में तैर रहे थे, वे सारे अनुमान फेल हो गए। जुलाई के दौरान रिटेल महंगाई 7.44% दर्ज की गई, जो 15 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। महंगाई में यह बढ़ोतरी सब्जियों की वजह से हुई है, खासकर टमाटर की वजह से। टमाटर की बढ़ी हुई कीमतें ने महंगाई को 15 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचने के लिए एक तरह से कहिए तो सीढ़ी का काम किया। जुलाई के दौरान सब्जियों की महंगाई 37% से ज़्यादा बढ़ी। मतलब आप पिछले साल जितनी सब्जी 100 रुपये में खरीद रहे थे, उतनी ही सब्जी आपको इस साल इस महीने में खरीदने में 137 रुपये देने पड़े। इसके अलावा मसाले और अनाज भी महंगाई बढ़ा रहे हैं। सर, ये हो गया मोटी मोटी बात जो ऊपर से महंगाई दिख रही है, लेकिन अब जरा अंदर चलें और समझने की कोशिश करें तो इस महंगाई के आंकड़े में क्या छिपा है। महंगाई के आंकड़े के भीतर आमतौर पर जब ये महंगाई का आंकड़ा आया, इस बात की पूरी संभावना थी कि महंगाई की दर 6.5% के से ऊपर रहेगी, पर महंगाई की दर 7.5% के आसपास पहुंच गई, 7% से ऊपर पहुंच गई। और इसने एक किस्म से पूरे वित्तीय तंत्र में, सरकार में, रिजर्व बैंक को चौंका दिया। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा जो पिछले हफ्ते की थी, उसमें भी इतना अनुमान नहीं किया था जिस तरीके की महंगाई निकल कर आई। और इस महंगाई में आमतौर पर इसकी व्याख्या में, जो उस दिन महंगाई का
आंकड़ा आया और उसके बाद जो व्याख्या आई, उस व्याख्याओं में सब्जियों को खलनायक बताया गया और ये कहा गया कि सब्जियों की कीमत, टमाटर की कीमत बढ़ी और उसके कारण महंगाई में तेज बढ़ोतरी दिखाई दी। अगर आंकड़ों को भीतर से खोल के देखें तो मुझे दिखता है 37% के आसपास की महंगाई अकेले सब्जियों की महंगाई है, 37% के आसपास की महंगाई है। बट यही वो पेंच है जिस पेंच को शायद रिजर्व बैंक और सरकार समझ रही है कि महंगाई अब केवल सब्जियों के कारण नहीं आई है। भारत की खाद्य महंगाई जो आमतौर पर सीजनलिटी से, मौसम से प्रभावित होती थी, वो अब स्ट्रक्चरल रास्ते की तरफ बढ़ गई है, ढांचागत महंगाई की तरफ बढ़ गई और यह समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी यह है कि 12 महीने लगभग होने आ रहे हैं, 11.5 महीने हो चुके हैं, भारत में अनाज की महंगाई डबल डिजिट से नीचे नहीं आई। अगर आप गौर से देखें तो रबी की 2 फसलें और खरीफ की भी दूसरी फसल खत्म होने वाली है, यानी 2 फसल चक्र पूरे हो चुके हैं। अनाज जिसका भारत दुनिया में बड़ा उत्पादक है, निर्यातक है, और निर्यात रोकने के बाद भी, अनाज का उत्पादन बेहतर होने के बाद भी जो सीरियल्स की इन्फ्लेशन है उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी, गेहूँ और चावल दोनों की इन्फ्लेशन में। सीरियल की इन्फ्लेशन का जो ताज़ा आंकड़ा है जो हमारे पास ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर मिलता है, वो करीब 13% के आसपास की इन्फ्लेशन दिखा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में सीरियल की इन्फ्लेशन शहरी इलाकों से ज़्यादा है। ग्रामीण इलाकों के आंकड़े में देखें तो 13% की इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है सीरियल में। दूसरी चीज़ देखें, दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पल्सेस की इन्फ्लेशन का है। दालों की महंगाई जिद्दी है और बनी रहेगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि खरीफ के सोइंग में इस बार दालों की बुआई सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है और अब दालों का लक्ष्य मिलने की संभावना नहीं। यहाँ भी महंगाई की दर 13% के आसपास, यानी दाल और अनाज दोनों चीज़ें 13% के पास हैं। यह है खाद्य महंगाई का जो ढांचागत स्ट्रक्चरल चैलेंज है वो। और तीसरा जो बड़ा हिस्सा थाली का है जहां महंगाई रिकॉर्ड है और इसमें कहीं निर्यात आयात की परिस्थिति नहीं है, महंगाई स्पाइसेस की महंगाई 21% पर महंगाई बनी हुई। ये भी वो हिस्सा है जो पिछले 1 साल से महंगाई में लगातार अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि सब्जियां या फल या टमाटो या प्याज के कारण महंगाई आई है, वो महंगाई अगले एक महीने में 2 महीने में शायद कम भी हो जाएगी। पर यह महंगाई जो ढांचागत तौर पर है, अनाज का उत्पादन एकदम नहीं आ जाना है, मसालों का उत्पादन एकदम नहीं आ जाना है, दलहन का उत्पादन एकदम नहीं आ जाना है। अगले 3-4 महीनों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अर्थव्यवस्थाओं में कि अचानक उत्पादन होने लगेगा। इसके अलावा महंगाई के आंकड़े के भीतर हम जाके देखें तो हमें दिखाई देता है कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की महंगाई भी 7% और 9% के आसपास पहुंची हुई है, यानी कि जो डिफरेंट सामान कॉस्मेटिक्स हैं इनकी महंगाई में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ये महंगाई का भीतरी ढांचा है जो हमारे सामने है। सर, रिटेल के बाद अब थोक महंगाई की बात करते हैं। थोक महंगाई के भी आंकड़े आए 14 तारीख को, जिस दिन रिटेल के आंकड़े आए, यहाँ क्या छिपा है? थोक महंगाई का आंकड़ा बेहद दिलचस्प था और भारत में आप अगर देखें तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का एक किस्म का अंतर विरोध है। थोक महंगाई के आंकड़े के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था तो डिफ्लेशन में है, डिफ्लेशन जोन में भी है और 3.48% की और कमी, ये कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखाई दिया है। जो ताज़ा आंकड़ा बताता है वो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है भारत का, वो मई के महीनों में 3.48% ईयर ऑन ईयर गिर गया, जबकि जो खुदरा महंगाई थी वो 7.44% पर पहुंच गई। तो अब एक बाजार के 2 हिस्सों को देखें तो एक हिस्से में डिफ्लेशन है और दूसरे हिस्से में सुपर इन्फ्लेशन है, 7% से ऊपर की इन्फ्लेशन। ऐसा अनोखा परिदृश्य भारत की महंगाई के बाजार में दिख रहा है। डिफ्लेशन में अगर हम WPI की इन्फ्लेशन में देखें तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन भी की महंगाई भी गिरी है, प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई भी गिरी है, वेजिटेबल्स में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है। और ये पेंच हमारे लिए समझना जरूरी है। इस पेंच का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं थोक बाजार में, जहां सामान बिक रहे हैं, खासतौर से मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद बिक रहे हैं, उन्हें सही मार्जिन्स नहीं मिल रहे हैं, कीमतों में बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही है। उसका रिफ्लेक्शन हमें थोक महंगाई, खुदरा महंगाई में भी दिखता है। खुदरा महंगाई में जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट वाली कैटेगरी है वहाँ महंगाई में कमी दिखाई देती है और इसलिए शुभम कोर इन्फ्लेशन इस बार कम हुई, जो कि सबसे जिद्दी इन्फ्लेशन थी। कोर इन्फ्लेशन कम हुई लेकिन उसके बाद भी खुदरा महंगाई ऊपर चली गई। तो अर्थव्यवस्था में एक तरफ मंदी है और दूसरी तरफ महंगाई है और यही वो स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो है। कम से कम मई के महीने में अगर आप थोक महंगाई और खुदरा महंगाई के आंकड़ों को सामने रखें तो आपको दिखाई देगा कि स्टैगफ्लेशन इसी को कहते हैं। जहां उत्पादन बढ़ने से मार्जिन बेहतर होते हैं, कंपनियां जहां सामान उत्पादन करती हैं, कीमतें बढ़ाती हैं, उसके बाद रोजगार लेकर आती हैं, वेजेस बढ़ाती हैं और लोगों के हाथ में सैलरीज जाती, वो हिस्सा
मंदी की तरफ खिसक रहा है। कंपनियों को जब सही मार्जिन नहीं मिल रहे हैं तो उनके उत्पादन में कटौती होगी, उत्पादन में कटौती होगी तो वेजेस नहीं बढ़ेंगे, और वेजेस नहीं बढ़ेंगे तो वहाँ से मांग नहीं आएगी। पर दूसरी तरफ वो हिस्सा जिसका फैक्ट्रियों से कोई लेना देना नहीं है, वो खाद्य महंगाई वाला हिस्सा महंगाई से तप रहा है। पर यह परिस्थिति भारत में पहले भी बनती रही, पर इस बार की खाद्य महंगाई स्ट्रक्चरल ढांचागत है, जो हमने आपको बताया है। ये खुदरा और थोक महंगाई के अलग अलग तस्वीरें हैं। सर, अब यहाँ से आगे की तस्वीर फिर आपको कैसी दिखती है? अगस्त की स्थिति अच्छी नहीं होने की संभावना है। ये माना जा रहा है कि अगस्त के आंकड़े में भी अगर सब्जियों की महंगाई थोड़ी बहुत कम हो भी जाती है तो, लेकिन दलहन की, तिलहन की और अनाज की, स्पाइसेस की महंगाई में कोई कमी की उम्मीद नहीं है। सरकार के भीतर, रिजर्व बैंक के भीतर भी माना जा रहा है। तो अगर हमको ये लग रहा है कि ये महंगाई की दर में कोई तेज कमी आएगी तो ये नहीं होगी। सारे आकलन कल आए कि ज़्यादातर लोग इसे 7.5% के आसपास की महंगाई दर का आकलन कर रहे हैं, जो 7 से 7.5% के आसपास अगस्त में भी रहेगी। यानी रिजर्व बैंक की अपनी सहनीय स्तर से, क्षमता से काफ़ी ऊपर रहेगी। और ऐसी स्थिति में ये तो भूल ही जाइए कि आरबीआई ब्याज दरों में कोई कमी करने वाला है जल्दी निकट भविष्य में, अगले 5, 6, 7 महीनों में। बल्कि अगर महंगाई की दर में और ज़्यादा तेज बढ़ोतरी होती है तो रिजर्व बैंक को शायद और ज़्यादा सख्ती ब्याज दरों पर करनी पड़ सकती है। तो महंगाई का ये दौर जो अब शुरू हुआ है, ये पिछले वाले दौर से, जो पिछले साल की अंत से हमने देखा था, उससे काफ़ी फ़र्क है। सर, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो महंगाई के ही से की रोशनी में पूछना जरूरी है, विधानसभा चुनाव हैं, 3-4 राज्यों के पार्टियां लग गई हैं तैयारी में। ये कितनी बड़ी चुनौती राजनीतिक रूप से हो सकती है, चुनाव के लिए हो सकती है? इसका असर दिखा महंगाई पर। महंगाई का आंकड़ा आया और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री को लाल किले से भाषण देना था, और उसमें प्रधानमंत्री को एक कहना पड़ा कि महंगाई पर नियंत्रण की कोशिश और ज़्यादा की जाएगी। उनको आमतौर पर लाल किले के भाषणों में इसका इस तरह से जिक्र नहीं होता, पर आंकड़े जब सामने आते हैं और महंगाई की तपिश दिखती है तो राजनीति को प्रभावित करती है। तो प्रधानमंत्री को लाल किले से महंगाई का जिक्र करना पड़ा, उसे रेखांकित करना पड़ा। राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव की परिस्थिति में इस बार की महंगाई को नियंत्रित करना सरकार के वश में नहीं दिख रहा है। उसकी वजह है कि अगर आप देखो, गेहूं की 2 बार ओपन मार्केट में सेल की गई जनवरी के बाद से, कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने दलहन की बिक्री की अपने स्टॉक से, कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक पर लिमिट लगाई गई, कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पाइसेस का कोई स्टॉक नहीं है, प्याज व्याज की और टोमेटो की कीमत में थोड़ा बहुत इंटरवेंशन सरकार सीमित बाजारों में कर सकती है। देश का बाजार बहुत बड़ा है, हर जगह सरकार ले जाकर सामान नहीं बेच सकती। अब ऐसा जो आंकड़े हमारे सामने दिख रहे हैं, जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, उन सारे राज्यों में महंगाई की दर 7 और 8% से ऊपर है। अगर आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें, मध्य प्रदेश में करीब महंगाई की दर 6.73% है। राजस्थान में महंगाई की दर दिख रही है करीब 9.66%। सबसे ज़्यादा 9.66% दिखाई दे रही है। इन राज्यों में केवल एक ही राज्य ऐसा दिखाई देता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में महंगाई की दर 6% के आसपास है। अब पूरे देश के अधिकांश बड़े राज्यों में, हरियाणा में 8% से ऊपर है। देश के अधिकांश बड़े राज्यों में महंगाई की दर 6% से ऊपर औसत दर बनी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में, और ये महंगाई की तो मोटी मोटी दर है, जो लोग महसूस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो महंगाई इससे अलग है। इसलिए महंगाई का मैनेजमेंट चुनाव और राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूस की करेंसी रूबल में गिरावट को रोकने के लिए रूस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की है। रूस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को एकमुश्त 350 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के बाद रूस में ब्याज दर 12% हो गई है। यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के लिए पश्चिम के देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे, जिस वजह से रूस की करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर का भाव 100 रूबल के पार पहुंच गया है। सर, युद्ध के साइड इफेक्ट क्या सामने आने लगे हैं रूस की इकोनॉमी के? रूस की अर्थव्यवस्था पिछले 3 महीने, युद्ध के शुरुआती ही 3-4 महीनों में बुरी तरह लड़खड़ा गई थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त सी दिखाई दे रही है। 3.5% की इंटरेस्ट रेट हाइक करनी पड़ रही है रूस को, जिसकी अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में है या जिसकी अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई। और खासतौर से रूबल दुनिया की सबसे खराब करेंसी है। जो राष्ट्रपति पुतिन का मिसएडवेंचर था, उसका सबसे बुरा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। और अब रूस की अर्थव्यवस्था वापस इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि रूबल में बार तेज गिरावट आई है। विकल्प नहीं है राजस्व बढ़ाने के सरकार के पास, क्योंकि चारों तरफ से प्रतिबंध लगे हुए हैं। कच्चे तेल की सेल्स भी अब गिर रही हैं। ऐसी स्थिति में रशियन अर्थव्यवस्था को खड़े रख पाना और चला पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। और आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि रूस दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर आर्थिक विषमता दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी रूस में सबसे अधिक है।
चीन में पसरती आर्थिक सुस्ती को देखते हुए वहां की सरकार और केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयासों में जुट गए हैं। मंगलवार को चीन के केंद्रीय बैंक ने कर्ज को और सस्ता कर दिया। पीपल बैंक ऑफ चाइना ने मीडियम टर्म लेंडिंग फैसिलिटी की जो दर है वहाँ की MLF बोलते हैं जिसको, उसमें 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की। इसको घटाकर अब 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा चीन के केंद्रीय बैंक ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी दर में भी 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। बीते 3 महीने में ये दूसरी कटौती है, जब दूसरा ऐसा मौका है जब चीन के केंद्रीय बैंक ने पॉलिसी दरों में कटौती की है। हाल के दिनों में चीन से अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी आंकड़े सामने आए उनमें आर्थिक सुस्ती गहराने के संकेत मिल रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखिए, गिर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए गिरावट आ रही है। विदेश व्यापार देखिए लगातार कम हो रहा है। एक्सपोर्ट टूट रहे हैं, आयात भी घट रहे हैं। सर, इस समय अगर देखें, सारे आंकड़ों को देखें तो सबसे बड़ा संकट आपको चीन में क्या दिखता है? चीन में स्ट्रक्चरल स्लोडाउन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब जो चीन की परिस्थिति है उसमें कोई एक बड़ा फैक्टर नहीं है ऐसा कि कोई एक बड़ी चीज़ हो जिसके कारण हो। अगर आप माने तो छोटे फैक्टर्स हैं कि चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस है वो पहले से चल रही थी। हमने एवरग्रांडे के कोलैप्स से देखा था, या जो अभी कुछ कंपनियां क्राइसिस में हैं जो हमें दिखाई दे रही। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में 2018 के बाद से जो स्लोडाउन शुरू हुआ था कोविड के दौरान, वो और गहरा गया। और इस बीच चूंकि पूरी दुनिया में महंगाई थी और पूरी दुनिया से डिमांड कम हुई, चीन की अर्थव्यवस्था ग्लोबली दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है, तो इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था में वो ढांचागत कमजोरी और अब बनती दिखाई दे रही है। उसका असर हमें चीन की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। और इसलिए चीन की सरकार को अर्थव्यवस्था सुधरे या ना सुधरे तो पता नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था को सरकार को अपने आंकड़ों पर कवर अप करना पड़ा है। चीन की सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा रोकना पड़ा है, क्योंकि चीन में बेरोजगारी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। और बेरोजगारी का एक बड़ा दौर हमने कोविड के दौरान ही देख लिया था जब कामकाज बंद था। तो ये स्ट्रक्चरल स्लोडाउन है, ये ढांचागत स्लोडाउन है जो चीन की अर्थव्यवस्था में गहराई से मजबूती के साथ बैठता दिख रहा है। आपको चीन में दिलचस्पी, आप जानना चाहते हैं कि चीन की फैक्ट्रियां क्यों सुस्त पड़ रही हैं? आप जानना चाहते हैं युआन क्यों टूट रहा है, टूटने के बाद भी निर्यात क्यों नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे क्यों इतनी संकट आ गए हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी डूब रही हैं, कैसे ये सब कुछ हुआ और आगे क्या होगा? तो सर, इस हफ्ते का इकोनॉमिकम इसी पर लिख रहे हैं आप? और इस सप्ताह में इकोनॉमिकम में आपको विस्तार से चीन ले चलेंगे और बताएंगे कि चीन के भीतर दरअसल हो क्या रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में ये जो संकट आया है, जिसमें तमाम पैकेजों के बाद भी इसे खड़ा नहीं किया जा पा रहा है चीन की अर्थव्यवस्था में, वो कहाँ से वो चुनौती बनती दिखाई दे रही है और उसके राजनीतिक रूप से क्या फलित होंगे चीन की राजनीति के ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी। और दुनिया को चीन की मंदी से चिंता करने और डरने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि चीन की मंदी से पूरी दुनिया क्यों परेशान है, ये भी हम इस बार समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हमने आपको बताई थी जापान की बात कुछ ही हफ्ते पहले। तो आप देखिए, खबर भी आई है कि एक तरफ चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिख रही है, दूसरी तरफ करेंसी में गिरावट की वजह से जापान से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में मंदी है, चीन के एक्सपोर्ट इस वजह से टूट रहे हैं, लेकिन जापान के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। जापान की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है ये एक्सपोर्ट बढ़ना। जून तिमाही के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था में अनुमान से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान जापान की GDP ग्रोथ 6% दर्ज की गई है। ग्रोथ को बढ़ाने में एक्सपोर्ट ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। अगर आप जापान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जब दुनिया परेशान है, तो जापान कैसे खुश है, जापान में क्यों निवेशक जा रहे हैं, सब कुछ आप एक बार रिविजिट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। केवल कितना करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक इकोनॉमिकम का लिंक आपको वहाँ मिलेगा जापान पर, उसको आप देख लीजिए। एक इसमें दिलचस्प बात और ध्यान रखना है कि जापान की अर्थव्यवस्था में अब आज जो 2 दिन पहले की खबरें हैं वो ये हैं कि जापानी येन डॉलर के मुकाबले 145 पर पहुंच गया है। आमतौर पर जापान के नियमों के व्यवस्था की, बैंकिंग व्यवस्था के हिसाब से यहाँ जापान की अर्थव्यवस्था में जापान के बैंक को दखल देना चाहिए बाजार में और येन की इतनी कमजोरी रोकनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जापान और अमेरिका के बीच अवमूल्यन को लेकर विवाद का एक बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन जापान का बैंक स्मार्टली बाजार में इंटरवीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कमजोर येन के सहारे उसे निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जब ढलान पर है, पिछली तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में 6% की आर्थिक विकास दर आई। जापान के भीतर क्या हो रहा है, जापान के में विस्तार से जानना है तो हम लोग इस पर एक बार इकोनॉमिकम में बात कर चुके हैं। शुभम ने आपको उसका संदर्भ बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर स्थापित करने में भारत को कुछ हद तक सफलता मिलती दिख रही है। भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में उसका भुगतान किया। भारत की तरफ से इंडियन ऑयल ने अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी को यह भुगतान किया है। दोनों देशों के बीच रुपए में व्यापार को सेटल करने के लिए जुलाई के दौरान समझौता हुआ था। यूएई भारत का बड़ा व्यापार साझीदार है और भविष्य में भारत की तरफ से यूएई को रुपए में भुगतान बढ़ाया जा सकता है।
रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग के एनालिस्ट ने यह चेतावनी दी है कि अमेरिका में कई दिग्गज बैंकों की रेटिंग घट सकती है, डाउनग्रेड हो सकती है। जिन अमेरिकी बैंकों की रेटिंग घटने की आशंका है उनमें अमेरिका का दिग्गज बैंक जेपी मॉर्गन भी शामिल है। बीते जून के दौरान बढ़ते कर्ज, रेगुलेशन में खामियां और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता का माहौल देखते हुए फिच रेटिंग ने अमेरिका की बैंकिंग सेक्टर के स्कोर को AA से घटाकर AA नेगेटिव कर दिया था। आपको याद होगा मूडीज ने भी अभी हाल फिलहाल में ही मीडियम और स्मॉल बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड की है अमेरिका में। फिच रेटिंग्स ने भारत के आईटी सेक्टर के ग्रोथ आउटलुक में भी कटौती की है। एजेंसी का मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय आईटी सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 10% घट सकती है। अमेरिका और यूरोप में सुस्त इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भारतीय आईटी कारोबार प्रभावित होने की आशंका है, जिस वजह से फिच रेटिंग्स ने आईटी सेक्टर के आउटलुक को घटाया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अमेरिका के बैंक्स को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। अब बीच में अमेरिका, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की बैंकिंग उद्योग का तूफान थम जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके की टिप्पणियां हैं, जिस तरीके की रेटिंग डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, उसे लेकर अमेरिका की बैंकिंग के लिए चुनौती है। और अमेरिका की बैंकिंग की चुनौती पूरी दुनिया की चुनौती इसलिए होती है कि पूरी दुनिया के बैंक अमेरिका के बैंकों से कारोबार करते हैं, निवेश करते हैं, प्रतिभूतियों में भी और सिक्योरिटीज़ में भी निवेश करते हैं। समस्या वही है कि छोटे बैंक तो संकट में है, बड़े बैंकों पर भी दिक्कत है। और बड़े बैंकों पर की रेटिंग इसलिए गिर रही क्योंकि बड़े बैंकों ने छोटे बैंकों को बेल आउट के लिए पैसा दिया था हाल फिलहाल के समय में। अमेरिका की बैंकिंग की दरार अगर आगे बढ़ती है तो जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उभरने की उम्मीदें बनी थी उन्हें झटका लग सकता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर होगी आपसे शाम को मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा